चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी के अंदर कंपनी एक्ट का लास्ट चैप्टर 10 से 12 नंबर का आएगा। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर सेक्शन 139 से लेकर 148 हम इस पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 139 किसका है? अपॉइंटमेंट का है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हर कंपनी को ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कंपनी की ऑडिट क्या होती है? कंपलसरी होती है। तो अपॉइंटमेंट करेगा कौन और कैसे करेगा? डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है। अगर आपकी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसकी 51% और मोर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ एंड एनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में फिर डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अगर ये फर्स्ट ऑडिटर है तो इट कैन बी अपॉइंटेड बाय सीएजी, बाय सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फेल हो जाते हैं, दो बातें, या तो ये अपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे। अपॉइंटेड तो ओके, अगर किसी वजह से ये अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो ये पावर खिसक के किसके पास जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, अब दो बातें कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अपॉइंट कर पाते हैं या ये भी फेल हो जाते हैं। अगर ये अपॉइंट कर लेते हैं तो ओके है, अगर ये भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो ये पावर खिसक के किसके पास जाएगी? मेंबर्स के पास, बाय मेंबर्स इन ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली बाय पासिंग ओवर बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। और यहां पर कोई दो बातें नहीं है, मेंबर्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 180 डेज, within 180 days from the commencement of financial year, from the commencement of financial year। ठीक है, यहां कोई दो बातें नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय सीएजी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इनसे एमसीक्यू ही आने के चांसेस ज्यादा है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो अब इससे बनने बंद हो गए, क्योंकि 5 नंबर वाला तो नहीं बनेगा अभी ये, तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बजाय एमसीक्यू आ सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी है और सेंट्रल सीएजी जो है उसको ऑडिटर को फेल हो गया अपॉइंट करने में, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन में फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बाकी जो बच गई, उसमें सीएजी का तो कोई रोल ही नहीं होता बेटा, तो उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? दो बातें, फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अगर ये फर्स्ट ऑडिटर है तो सीएजी का रोल नहीं है, तो फिर कौन अपॉइंटमेंट करेगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। दो बातें, या तो ये अपॉइंट कर लेंगे या ये अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये अपॉइंट कर लेते हैं तो ओके है, अगर ये अपॉइंट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो ये पावर खिसक के किसके पास चली जाती है? मेंबर्स के पास, बाय मेंबर्स इन ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली बात है बाय ओआर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हमेशा ओआर से होती है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। और यहां पर कोई दो बातें नहीं है, यहां पर ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा मेंबर्स को, नहीं तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू।
सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट के बाद का जो ऑडिटर होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा। हो सकता है मैं उसी को ही रीअपॉइंट करने की बात कर रहा हूं। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन एजीएम। आपने याद है ना, सेक्शन 102 पढ़ा था हमने जनरल मीटिंग के अंदर। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है कि या तो हम पिछले ऑडिटर को रेटिफाई करेंगे, सॉरी रीअपॉइंट करेंगे, या हम नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो एजीएम कंक्लूड ही नहीं होगी। इन एजीएम बाय पासिंग ओआर। और यहां पर कोई दो बातें नहीं है, ये काम मेंबर्स को करना पड़ेगा, नहीं तो एजीएम जो है वो अड़जन होती रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो करना पड़ेगा। अब बात उठती है कि ये जो ऑडिटर है ये कब तक ऑडिटर रहेगा? टेन्योर कब तक रहेगा? तो बेटा अगर मैं पहले केस की बात करूं, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, पहला और दूसरा केस क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट ऑडिटर है, गवर्नमेंट कंपनी है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है और फर्स्ट ऑडिटर है। तो टेन्योर रहता है अप टू एंश्यूइंग मतलब कमिंग एजीएम, आने वाली एजीएम तक। बट अगर मैं लास्ट वाले केस की बात करूं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो रहता है अप टू 5 years, मतलब दैट इज 6th एजीएम। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को आप ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर रहे हो तो टेन्योर रहेगा 5 का। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो 2 × 5 years, यानी कि आप 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, दैट इज अप टू 11th एजीएम। ठीक है। उसके बाद क्या उसके बाद ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्या ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो बात आती है दो, हाँ यस अलाउड है। नहीं किया जा सकता, इसके 2 केस है। क्यों नहीं किया जा सकता? कंपनी इज फॉलिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। आपकी कंपनी जो है वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन में फॉल कर रही है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन में फॉल करती है? अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपकी कंपनी कभी भी ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकती। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो 2 क्राइटेरिया, क्या आप प्राइवेट कंपनी हो, क्या आप पब्लिक कंपनी हो। आप एक पब्लिक कंपनी हो अनलिस्टेड, या आप एक प्राइवेट कंपनी हो अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी हो और अगर आपकी पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ और मोर है, तो आपकी कंपनी के ऊपर रोटेशन क्लोज लग जाएगा। प्राइवेट कंपनी में यही लिमिट 50 करोड़ की है। अगर पहला क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो दूसरा क्राइटेरिया, और आपकी जो बोरोइंग्स है और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स जो है, डिपॉजिट जो है एटसेट्रा, वो 50 करोड़ और मोर है। सेम यहां पर भी 50 करोड़ है। इन दोनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया में अगर आपकी कंपनी फॉल करती है तो आपकी कंपनी के ऊपर रोटेशन क्लोज लग जाएगा। इसका मतलब है टेन्योर खत्म होने के बाद आप ऑडिटर को चाह के भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते। यहां पर कूलिंग पीरियड रहेगा 5 years का, कूलिंग पीरियड फॉर 5 years। कूलिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी और सोल प्रोप्राइटर के लिए भी। ऐसा नहीं कि कूलिंग पीरियड पार्टनरशिप फर्म के लिए 10 years का हो जाए, नहीं। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को 10 years के लिए अपॉइंट कर रखा था तो उसके बाद 5 साल का ब्रेक मिनिमम देना पड़ेगा,
और उसके बाद चाहो तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, बट 5 साल का कूलिंग पीरियड देना कंपलसरी है। ध्यान रखना, आप ऐसी फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसी फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते जिसमें रिटायरिंग ऑडिटर जो है, जो टेन्योर कंप्लीट कर चुका है, रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो पार्टनर है या इंप्लॉई है इन सच फर्म। इसको हम नेटवर्क फर्म बोलते हैं। यानी कि ऐसी फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते अगले 5 साल तक जिसमें जो सीए अभी रिटायर होके गया है, जो ऑडिटर रिटायर होके गया है, वो पार्टनर है या इंप्लॉई के तौर पे उसको ज्वाइन करता है। तो ऐसी फर्म को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, नेटवर्क फर्म हम इसको बोलते हैं। दूसरा केस कब अपॉइंट नहीं कर सकते कि रोटेशन क्लोज तो लगता नहीं है सर हमारी कंपनी पर, हम चाहे तो रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट अदर रीजन क्या बनता है, अदर रीजन कि हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते। पिछला ऑडिटर जो है उसने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दिया इन राइटिंग कि मुझे रीअपॉइंट मत करना। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑडिट फीस काफी कम लग रही है या मेरे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा है, ठीक है। प्रीवियस ऑडिटर या रिटायरिंग ऑडिटर हैज शोन हिज अनविलिंगनेस कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, हिज अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, ठीक है। या वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। अब डिस्क्वालिफाइड है तो फिर अपॉइंट कैसे करोगे भाई, अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ऑडिटर वाज रिमूव्ड अंडर सेक्शन 140 बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एटसेट्रा। ये कुछ रीजन है जिसमें हम रिटायरिंग ऑडिटर को या प्रीवियस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ये कुछ केसेस है, ओके। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है और इसको कौन फिल करेगा। कैजुअल वैकेंसी की वैसे तो देखो कंपनी एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, बट कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है, ऑडिटर की डेथ हो जाना, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका डिसॉल्व हो जाना, मेंबरशिप का या सीओपी का सरेंडर हो जाना या रिवोकेशन हो जाना, रिवोकेशन बाय आईसीआई या सरेंडर्ड बाय मेंबर, ठीक है। या फिर वो सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालिफाइड हो गया सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 में एटसेट्रा। ये कुछ रीजन है जिसमें कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो इसको कौन फिल करेगा, इसको कौन फिल करेगा, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। वही बात, कंपनी दो तरह की होती है, गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सीएजी का। सीएजी शैल फिल कैजुअल वैकेंसी within 30 days, within 30 days from the date of arising, from the date of arising of casual vacancy। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी चाहिए। दो बातें होंगी, या तो सीएजी फिल कर देगी या नहीं कर पाएगी, फिर ओके है। अगर सीएजी किसी वजह से कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं करती है तो ये पावर खिसक के किसके पास जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल कैजुअल वैकेंसी within 30 days from the failure of सीएजी। जिस दिन सीएजी फेल हो जाएगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद कोई दो बातें नहीं है, मेंबर्स के पास ऑप्शन नहीं जाने वाला, कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही फिल करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगना शुरू। अगर यही केस बनता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का, तो देखो बेटा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर तो सीएजी का कोई रोल ही नहीं है, तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है उसके 30 डेज में।
और उसके बाद कोई दो बातें नहीं, कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही फिल करनी पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोज रेजिग्नेशन है, कोज ऑफ रेजिग्नेशन, cause of casual vacancy is resignation, तो सबसे पहले समझिए कि क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। हाँ, ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, ठीक है, बट ऑडिटर को रिजाइन करने के 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा ADT 3, जिसमें रीजन फॉर रेजिग्नेशन होता है, रीजन फॉर रेजिग्नेशन होता है, और ये फाइल करना पड़ता है किसको, ROC को, कंपनी को, और अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG को भी, इफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ये तीनों को फाइल करो। अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर भी पेनल्टी है। कितने दिन में फाइल करना है, विद इन 30 डेज, यहां पर लिख देता हूं, विद इन 30 डेज, जिस दिन रेजिग्नेशन दिया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर। एंड अगर रीजन रेजिग्नेशन रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो कैजुअल वैकेंसी फिल की है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेंबर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। इफ रीजन वॉज रेजिग्नेशन, then appointment made by board of director, appointment made by board of directors shall be approved, इसको आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा by members within 3 months, within 3 months। ये इसलिए क्योंकि बेटा जल्दी से ऑडिटर रिजाइन नहीं करता है, कोई स्पेशल कोज रहा होगा, मैनेजमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए होंगे, मैनेजमेंट ने परेशान किया होगा, मैनेजमेंट ने इंडिपेंडेंस को थ्रेट किया होगा, जिसकी वजह से ऑडिटर रिजाइन करके चला गया। तो मेंबर कहता है कि हमें ये जानने का हक है कि भाई मेंबर रिजाइन क्यों कर गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है सर हमें क्या पता क्यों रिजाइन करके गया। अरे कैसी बातें कर रहा है, तेरे पास ADT 3 आया होगा, उस ADT 3 को आपको कहां दिखाना पड़ेगा, मेंबर्स को जनरल मीटिंग में दिखाना पड़ेगा और अप्रूव करवाना पड़ेगा कि हाँ पिछला जो ऑडिटर गया है वो इस वजह से करके छोड़ के गया है और हमने नया ऑडिटर अपॉइंट किया है, अब बताओ इसको कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है। तो कैजुअल वैकेंसी वाला सारा पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, यानी कि अपॉइंटमेंट वाला सारा सेक्शन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगला सेक्शन 140, रिमूवल का, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कि क्या ऑडिटर को हटाया जा सकता है। यस, कौन हटा रहा है, कंपनी हटा रही है, बाय कंपनी। हाँ कंपनी हटा सकती है, कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो कंपनी ऑडिटर को हटा भी सकती है। अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा कि हमने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है मुझे नहीं लग रहा कि वो ठीक है तो आप हटा दो, बाय NCLT, बाय NCLT। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऑडिटर को हटाया जा सकता है। हाँ, रिमूवल बाय कंपनी, कंपनी हटा सकती है। अब इसमें भी दो बातें, कब हटा सकती है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर से या एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के बाद, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। कितना टेन्योर अभी बढ़ाना, 5 साल 10 साल, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। सर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के बाद, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के बाद तो उसको जाना ही नहीं होगा। नहीं बेटा, सब पे रोटेशन क्लॉज थोड़ी लगता है। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये उन कंपनियों के लिए है, कंपनी ऑन विच रोटेशन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, रोटेशन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि जिन कंपनियों पे रोटेशन क्लॉज लग गया फिर तो वहां ये पॉइंट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि जहां पर टर्म एक्सपायर हो गई फिर तो वो उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर ही नहीं सकते, कूलिंग पीरियड आ जाएगा ना। तो ये जो वाला पॉइंट है, सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये उन्हीं कंपनियों के लिए बेटा जिनके ऊपर रोटेशन क्लॉज नहीं लगता और ऑडिटर का टेन्योर एक्सपायर हो गया है और हम उसको रीअपॉइंट करने में इच्छुक नहीं है। ओके, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर पे पहले बात करते हैं, ये ज्यादा सीरियस बनता है
कि क्या ऑडिटर की को उसके टर्म से पहले हटाया जा सकता है? हटाया तो जा सकता है सर, बट इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो आएगा एक स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 कंपनी एक्ट में पढ़ा था ना कि 4 चीजों के लिए स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है। विलिंगनेस, विलिंगनेस कि मैं चाहता हूं, मेंबर विलिंगनेस कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि इस ऑडिटर को हटा दिया जाए, ठीक है। स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 किसको दिया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि करना क्या है। ऑडिटर से बात करनी है कि भाई आपके काम में कमी आ रही है, हम आपको हटा देंगे, या उससे 2-3 बार ऑलरेडी बात हो चुकी है और वो सुधर नहीं रहा है, तो एक काम करो, उसको फारिग करो। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद इसके विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 2 में। यह है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बेसिकली रीजन दिया होता है कि हम इसको क्यों हटा रहे हैं, रीजन फॉर रिमूवल, कि हम ऑडिटर को क्यों हटा रहे हैं। पता लगा ऑडिटर जो है वो काफी अच्छी ऑडिट कर रहा है और आपका फ्रॉड पकड़ने वाला है, आप सोचते हो कि इसको पहले हटा दो, एक काम करो, तो ऐसा नहीं होगा ना। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। सर रीजन तो झूठा मूठा भी दिया जा सकता है बेटा, अपॉर्चुनिटी भी घट भी जाएगी भी। तो अप्रूवल मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के विदिन 60 डेज आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और मेंबर्स क्या करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। उसके बाद ऑडिटर को सुनने के बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम ऑडिटर को हटा सकते हैं, रिमूव दी ऑडिटर। बट अगर यही केस बनता है ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, कि सर टर्म ही एक्सपायर हो गया है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारी मर्जी, टर्म एक्सपायर हो चुका है, अब हमारी इच्छा नहीं है आपको कंटिन्यू करवाएं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी स्पेशल नोटिस तो आया होगा ना, किसी मेंबर ने तो कहा होगा कि मैं नहीं चाहता कि ऑडिटर कंटिन्यू करे। स्पेशल नोटिस का सेक्शन 115 पढ़ा था ना कंपनी एक्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 7 में। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो स्पेशल नोटिस की कॉपी किसको फॉरवर्ड करेंगे? रिटायरिंग ऑडिटर को, कि लो भैया बोरिया बिस्तर बांध के आना, ये एजीएम आपकी लास्ट एजीएम हो सकती है। रिटायरिंग ऑडिटर चाहे तो मे मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि मुझे कुछ कहना है, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल सर्कुलेट इट अमंग मेंबर्स। बट अगर टाइम की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर देते हैं कि हम तो सर्कुलेट नहीं करते, तो फिर क्या होगा? ऑडिटर में मेक oral representation in general meeting before passing the resolution. रिजोल्यूशन पास करने से पहले मैं चाहता हूं कि मुझे भी सुना जाए। हाँ तो ठीक है, आपको जो ओरल रिप्रेजेंटेशन देनी है आप दे दो। ध्यान रखना ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ रेलिवेंट होनी चाहिए, रीजनेबल लेंथ की होनी चाहिए। जहां पता लगा इफ ऑडिटर abuses his right to make representation, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये डिफेमेटरी मैटर यूज कर रहा है, डायरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कंपनी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्लाई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके पास चले जाएंगे? टू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, टू डिप्राइव, कि आप ऑर्डर पास कीजिए और डिप्राइव कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए द ऑडिटर राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
यहां पर एब्यूज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रिटर्न उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंटेन करती है, रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स डिफेमेटरी मैटर, कंटेन्स irrelevant and defamatory matters. काम की बात नहीं है जी, कंपनी को बदनाम कर रहा है, डायरेक्टर को बदनाम कर रहा है, तो ठीक है एनसीएलटी के पास लेके चले जाओ ये रिप्रेजेंटेशन, और एनसीएलटी कंपनी को कह देगी कि ना आप इसको सर्कुलेट करो, और मेंबर को उस ऑडिटर को भी जनरल मीटिंग में ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है एनसीएलटी वाला पॉइंट कि एनसीएलटी हटा सकती है, हाँ कब? सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? एट हिज ऑन डिस्क्रिशन। अगर एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है और उस फ्रॉड के अंदर ऑडिटर इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो एनसीएलटी क्या ऑर्डर देगी? कंपनी को चेंज द ऑडिटर। ठीक है, कि कंपनी को अपना ऑडिटर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। या फिर ऑन द एप्लीकेशन, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी है कि भैया इस कंपनी की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें एक फ्रॉड मिला है और ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इंडल्ज है, इन्वॉल्व है। ओके, तो जिस दिन एप्लीकेशन आई है उसके 15 डेज के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज, एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकती है, पास एन ऑर्डर टू रिमूव द ऑडिटर, कि ऑडिटर को रिमूव किया जाए। और जब इस ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा तो बेटा इसको 5 इयर्स का बैन लगेगा, ये 5 साल तक किसी भी कंपनी के लिए ऑडिट नहीं कर पाएगा, किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगा, और सेक्शन 447 लगेगा, वो अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रिमूवल का सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन जो काफी लेंथी सेक्शन है, सेक्शन 141, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 141। तो सबसे पहला सबसेक्शन 1 जो है वो है क्वालिफिकेशन का। ये कहता है सिर्फ और सिर्फ एक सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या तो सोल नेम में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर या फिर पार्टनरशिप फर्म बनाकर कंपनी की ऑडिट कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है एलएलपी भी बना सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी बना सकता है। शर्त यह है इन दोनों में कि जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर है वो सीए होने जरूरी है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी सीए। ठीक है, एंड जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा और जो ऑडिट परफॉर्म करेगा वो भी सीए होगा। ऑडिट एंड साइन कौन करेगा? बाय सीए ओनली। मतलब मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म में सीएस भी है, मान लीजिए 5 पार्टनर है, तो मिनिमम 3 पार्टनर क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए। और जो ऑडिट करने जाएगा और जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा वो सीएस नहीं कर सकता, सीए ही करेगा, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आती है डिस्क्वालिफिकेशंस, कि सर मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और सीओपी भी है मेरे पास, तब भी मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है सबसे पहले आपको फर्म बनाना अलाउड है, बॉडी कॉर्पोरेट बनाकर ऑडिट नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट बनाकर आप ऑडिट नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बट यहां पर क्लियरली एक एक्सप्लेनेशन दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब चैप्टर 10 जिसमें सेक्शन 139 से लेकर 148 आते हैं, एलएलपी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सीए को एलएलपी बनाकर ऑडिट करना अलाउड है, कंपनी बनाकर, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाकर, ओपीसी बनाकर या फॉरेन कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड है। उसके बाद अगर मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं कंपनी के ऑफिसर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय का पार्टनर हूं, इनका पार्टनर हूं या इनका एम्प्लॉय हूं, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं कंपनी के ऑफिसर, केएमपी या डायरेक्टर्स का रिलेटिव हूं तो ऑडिट नहीं कर सकता। रिलेटिव का मतलब सेक्शन 2 क्लोज 77,
तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं कहीं और, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के पास पर्सन के पास में सीओपी ही नहीं होनी चाहिए हिसाब से। बट अगर उसने आईसीआई से झूठ बोलकर सीओपी ले ली है तो भी हम ऑडिट के लिए तो परमिट नहीं कर सकते ना। आपने आईसीआई से झूठ बोला, कंपनी एक कहता कि हमसे झूठ नहीं बोलना बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपके पास ऑडिट ऑलरेडी है मोर देन 20, यानी कि सीलिंग है, ये क्या है, सीलिंग है। एक सीए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितनी कंपनी ऑडिट कर सकता है, 20। टैक्स ऑडिट 60 कर सकता है, कंपनी ऑडिट 20 कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, इस 20 के अंदर ओपीसी की ऑडिट काउंट नहीं होगी, स्मॉल कंपनी की ऑडिट काउंट नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी भी काउंट नहीं होंगी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये कंपनी काउंट नहीं होती है 20 की लिमिट में। इसका मतलब ये नहीं कि ओपीसी की ऑडिट नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कंपनी की ऑडिट नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है तो उसकी ऑडिट नहीं होगी। ऑडिट होगी बट ये सीलिंग में काउंट नहीं होगी। पार्टनरशिप फर्म है तो जितने पार्टनर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और अगर कहीं पर कॉमन पार्टनर है तो शेयरिंग होगी बेटा। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझसे डिटेल लेक्चर देख सकते हो, बाकी मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ी देर में करवा दूंगा इसका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ऑफिसर नहीं हो सकता, ऑफिसर का रिलेटिव नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते, ऑडिटर 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, कन्विक्टेड अगर आप हो, कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड तो 10 साल का बैन लग जाएगा जी, 10 इयर्स डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने एनसीएलटी वाले में करवाया था कि अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एनसीएलटी को हटाने का ऑर्डर देगी और 5 साल तक कहीं भी ऑडिट नहीं कर सकता। वहां 5 साल लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 साल लिखा हुआ है बेटा। उसमें अभी सेक्शन 447 का चार्ज लगेगा, जब उसका फ्रॉड प्रूव हो जाएगा तो फर्दर 10 साल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। बट एनसीएलटी के हटाने के बाद, क्योंकि हाथ तो देखो फ्रॉड प्रूव नहीं होगा बेटा, टाइम लगता है, एनसीएलटी ने जैसे उसको हटाने का ऑर्डर दिया वहां से वो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में समझना है तो आप मुझे फोन पे ही समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप पर्सन हिमसेल्फ या आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में या फेलो सब्सिडरी में इंडेटनेस है, आपकी पैसे देने हैं, कर्जा है, इंडेटनेस है मोर देन ₹5 लाख की तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। गारंटी दे रखी है आपने मोर देन ₹1 लाख की तो डिस्क्वालिफाइड हो, या आपने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, किसी भी अमाउंट की तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। सिक्योरिटी होल्डर या इंटरेस्ट होल्डर, ठीक है। हालांकि यहां पर रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू। हाउएवर रिलेटिव may hold security up to ₹1 लाख फेस वैल्यू। ध्यान से, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, और 1 लाख पेड अप वैल्यू भी नहीं है, ध्यान रखना, और 1 लाख, ठीक है। ये सिर्फ रिलेटिव के लिए अलाउड है। 2-3 बातें ध्यान रखना, सिर्फ रिलेटिव। अगर आपके पार्टनर के पास ₹1 का भी शेयर है तो बेटा आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी आफ्टर अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सिक्योरिटी ₹1 लाख से ज्यादा हो जाती है, अब क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बीवी के पास कंपनी के 80,000 के शेयर थे, आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली,
क्योंकि 1 लाख तक की सिक्योरिटी हो सकती है रिलेटिव के पास। आपके अपॉइंटमेंट करने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया 1:1 का, तो अब आपकी कंपनी की सॉरी आपकी बीवी के पास शेयर होल्डिंग बढ़ के कितनी हो गई है, 1,60,000। ठीक है, तो जिस दिन ये थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्रीज हो गई वहां से हम आपको 60 डेज का टाइम देंगे। यहां से हम आपको क्या करेंगे, विद इन 60 डेज टाइम देंगे, विद इन 60 डेज। आप अपनी बीवी से बात करो, करेक्टिव एक्शन लो, टेक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होंगे, फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज के शेयर बेच दो, या 60,000 रुपीज के शेयर साले को ट्रांसफर करवा दो। साला रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है, सबसे खतरनाक प्राणी होता है साला, बट रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 77 की जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। टेक करेक्टिव एक्शन, दो बातें, टेकन, कंटिन्यू दी ऑडिट, आप ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो। सर अगर नहीं ले पाए एक्शन तो फिर आप कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी, इसे ये माना जाएगा कि आपने ऑफिस छोड़ दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ नहीं मानेगी, बेटा किसी की वाइफ नहीं मानती, 60 डेज क्या पूरा साल लगा दो तो भी नहीं मानेगी, तो उस केस में आपको फिर ऑडिट से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं, पर्सन हिमसेल्फ, पार्टनर या रिलेटिव, कमर्शियल रिलेशन है आपका, बिजनेस रिलेशनशिप। यहां पर बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है कमर्शियल रिलेशनशिप, लेन देन है, पैसों का लेन देन है, सेल परचेज, लोन देना, लोन लेना। कमर्शियल रिलेशन है आपका कंपनी के साथ, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के साथ, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ, एटसेट्रा। क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लब होती है ना बेटा, कंसोलिडेट होती है। तो होल्डिंग कंपनी को पैसा दे रखा है या उसके साथ बिजनेस रिलेशन है, तो मतलब सब्सिडी के साथ, तो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में क्या होती है, कंसोलिडेट होती है। ओके, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। ओके, ध्यान रखना इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो परमिटेड है सीए एक्ट में, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, सीए एक्ट में जो परमिटेड है तो अलाउड है। परमिटेड बाय सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, तो फिर तो दे ही सकते हो ना। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, उसको जीएसटी का नोटिस आ गया और वो जीएसटी के नोटिस को खत्म करने के लिए आपकी सर्विसेज चाहता है, तो दे दो सर्विस, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते बेटा। उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 2 आती है, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो आर्म लेंथ प्राइस पे। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है रीजनेबल प्राइस इन फॉलोइंग बिजनेस, इन द बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल, होटल्स, टेलीकॉम एंड एयरलाइंस एंड सिमिलर बिजनेस, तो फिर इसे कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी, या कहिए आपको एग्जम्पशन में डाल दिया गया है। अगर आप पर्सन हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब देखो मेरे को नहीं पता इन्होंने ऐसा वर्ड यहां पर क्यों डाला। डायरेक्टली में तो ये आ गया ना आपकी फर्म या आपका पार्टनर, इनडायरेक्टली का मतलब आ गया आपका रिलेटिव, ठीक है, किसी ट्रेडमार्क वगैरह के थ्रू। अगर आप प्रोहिबिटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर कौन कौन सी सर्विसेज है प्रोहिबिटेड है, सेक्शन 144 में, कंपनी को, कंपनी की होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, एटसेट्रा, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। सर ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन कौन सी है, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी,
एक्चुरियल सर्विसेज, एटसेट्रा। इस तरह की अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो बेटा। ये आपको मैनेजमेंट का पार्ट बना देती है, और अगर आप मैनेजमेंट के पार्ट हो तो आप मैनेजमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है सबसेक्शन 3 के अंदर। इसके बाद एक सेक्शन और दे रखा है सेक्शन 143 सबसेक्शन सेक्शन 141 सबसेक्शन 4। ये है सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन का। सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस, ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर आप में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 वाली, तो आप ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सारा सेक्शन 141। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन 142। 142 में तो कुछ भी नहीं है बेटा, रेम्युनरेशन के बारे में बात कर रहा है। रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसाइडेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ऑडिटर के लिए कोई खर्चा किया है तो वो भी इस फीस में इंक्लूड होगा। ठीक है, इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑडिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर के लिए कोई स्टे वगैरह हुआ है, ठीक है, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो सारा ऑडिट फीस में इंक्लूड कर लेंगे। बट इसमें एक्सक्लूड करना है फीस पेड फॉर अदर सर्विसेज। जैसे भी बताया ना, सीए एक्ट में जो परमिटेड सर्विसेज है वो ऑडिटर से ले सकते हो, तो उसके लिए फीस पे की है तो वो ऑडिट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदर सर्विसेज। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 143 की तरफ, पावर एंड ड्यूटीज के लिए। पावर्स एंड ड्यूटीज दोनों के लिए सेम सेक्शन है बेटा। पहले पावर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑडिटर की पावर क्या है? सबसे पहला पावर, ये राइट टू एक्सेस द बुक्स एटसेट्रा, राइट टू एक्सेस द बुक्स एटसेट्रा ऑल द टाइम। कंपनी के जो बुक्स है, वाउचर है, डीड्स है, रजिस्टर है, मैं कोई भी बुक चेक कर सकता हूं, क्योंकि बिना बुक चेक किए ऑब्वियस सी बात ऑडिट हो ही नहीं सकती। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स, फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, केएमपी से पूछताछ कर सकता हूं, क्वेश्चनिंग कर सकता हूं। उसके बाद राइट ऑफ लियन, आपके स्टडी मेट से पता नहीं क्यों हटा दिया है, बट मैं एक बार आपको मेंशन करवा रहा हूं, राइट ऑफ लियन ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अगर मेरी फीस पेंडिंग है, इफ फीस इज नॉट पेड, अगर कंपनी ने मेरी फीस पे नहीं की तो मैं कंपनी की बुक्स के ऊपर लियन कर लूंगा, और कंपनी जब तक मेरी फीस पे नहीं करेगी मैं कंपनी के रिकॉर्ड्स कंपनी को नहीं दूंगा। ये मेरा लीगल राइट आता है। उसके बाद आता है ड्यूटीज में। आगे देखो दो राइट और भी है, राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, बट इन्होंने अलग सेक्शन में ले रखा है तो यहां डिस्कस नहीं कर रखा। और एक राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ये राइट भी है और ड्यूटी भी है, तो ये आगे लिख रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ड्यूटीज की तरफ। तो ड्यूटीज काफी लंबा चौड़ा सेक्शन है बेटा ड्यूटीज का, तो ड्यूटीज को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। सबसे पहले ड्यूटी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसमें 6 मैटर है जिसके बारे में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होती है। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट तब करना है इफ एनी नेगेटिव असर्शन फाउंड, इफ एनी नेगेटिव असर्शन फाउंड।
और ये 6 मैटर कौन से हैं? क्या कंपनी की ऑडिट करते हुए आपको कोई बुक एंट्री मिली? बुक एंट्री बोले तो फेक एंट्री, जो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल हो। क्या कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दिया है गिवन बाय कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी? अगर जवाब हाँ है तो दो चीजें चेक करनी है, वेदर लोन इज प्रॉपरली सिक्योर्ड, वेदर लोन इज प्रॉपरली सिक्योर्ड। प्रॉपरली सिक्योर्ड का मतलब है जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और जो एसेट आपने सिक्योरिटी पे ले रखी है उसकी अमाउंट, एसेट जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे ले रखी है उसकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, और जो टर्म एंड कंडीशन है वो प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। लोन की टर्म्स आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कंपनी ने जो लोन या एडवांस दिया हुआ है नोट शोन एज डिपॉजिट, नोट शोन एज डिपॉजिट। लोन या एडवांस दिया तो लोन या एडवांस की अलग हेडिंग होती है, डिपॉजिट की हेडिंग में आप उसको नहीं दिखा सकते। कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, वो बेची है, सोल्ड बिलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये उन कंपनियों के लिए है जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए दूसरी कंपनी में पैसा लगाना, दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदना और बेचना उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, स्टॉक होता है, क्योंकि ये उनका रूटीन का काम होता है। कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मेड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैश, अगर हां तो वो कैश रिसीव हो गया है एक्चुअल में, और अगर रिसीव नहीं हुआ है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आर करेक्ट एंड इन ऑर्डर। चेक करो गड़बड़ सिर्फ यही है या फिर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। और उसके बाद में ऑडिट करते हुए आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने इस साल में कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर तो P&L में डेबिटेड नहीं है, नॉट चार्ज्ड टू कंपनीज P&L। इन 6 मैटर की इंक्वायरी करनी है और आपको रिपोर्ट करना है। ड्यूटीज के अंदर फर्दर आगे बढ़े तो ड्यूटी आती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, यह है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय हिम। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सिर्फ ओपिनियन दिमाग में फ्रेम नहीं करोगे, उसको एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करके रिपोर्ट भी बनाकर देनी पड़ेगी। उसके बाद ड्यूटी आती है सबसेक्शन 3 में, काफी वास्ट है, इसको हम स्कोप ऑफ ऑडिट भी बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कवर करना है, तो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट देता हूं उसमें मुझे क्या बातें आंसर करनी होती है। सबसे पहले, क्या आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई, वेदर ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट, क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रखी है, क्या बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्रीमेंट में है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या कंपनी का कोई डायरेक्टर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड है,
क्या कंपनी ने इस साल कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है जिसका एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है आपकी राय में ऑन कंपनीज फंक्शनिंग? क्या आपकी राय में कंपनी ने सारे के सारी पेंडिंग लिटिगेशन शो कर दी है? क्या आपकी राय में कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजनिंग की हुई है? क्या आपकी राय में कोई अमाउंट ऐसी है जो IEPF में ट्रांसफर होनी थी और कंपनी उसमें डिले कर रही है, एटसेट्रा? ठीक है। क्या आपकी राय में कोई डिविडेंड है जो सेक्शन 123 के कंप्लायंस में नहीं है? क्या आपकी राय में कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं है? क्या आपकी राय में बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी में, एटसेट्रा? ठीक है। क्या आपकी राय में कंपनी ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट बना रखे हैं एंड इन ऑपरेशन है? क्या आपकी राय में आपको ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है एंड हाउ यू डेल्ट, और आपने इस रिपोर्ट के साथ कैसे डील किया, एटसेट्रा? ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो ऑडिट रिपोर्ट में हमें कवर करने होते हैं सबसेक्शन 3 में। अब ये ब्रांच ऑडिट क्या निकल के आई? इसके लिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 है। हर कंपनी को अपनी ब्रांच की भी ऑडिट करवानी पड़ती है बेटा। एवरी ब्रांच ऑफ कंपनी shall get its financial statement audited, ठीक है, either by company auditor or any other person qualified under section 141। ठीक है, आप किसी और पर्सन से भी करवा सकते हो। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर फॉरेन ब्रांच है तो आप ऑडिट किसी ऐसे पर्सन से भी करवा सकते हो जो वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है। पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज पर दैट कंट्रीज एक्ट। एग्जाम्पल यूएसए में सीपीए, उनसे भी ऑडिट करवा सकते हो। ठीक है। अपॉइंटमेंट करेगा कौन? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नहीं बाय मेंबर्स, पहले मैंने लिखेंगे बाय मेंबर्स। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। हाँ, मेंबर्स जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। मेंबर्स में डेलीगेट दिस पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखना, कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, बट ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर डेलीगेट की जा सकती है, ये ध्यान रखना। ओके। उसके बाद जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? ये आपको फॉरवर्ड करनी होती है, फॉरवर्डेड टू कंपनी ऑडिटर। और कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि मैंने ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट का क्या किया। मैंने ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज किया है फाइनल कंपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए, या मैंने खुद ब्रांच को विजिट करके उसको ऑडिट किया है, तो ये आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये ब्रांच ऑडिट के बारे में भी आ गया सब कुछ। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 9, ड्यूटी टू कंप्लाई विद एसए। ड्यूटी टू कंप्लाई विद एसेज। एसेज बोले तो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट।
एसएस का ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? इसका ड्राफ्ट बनाएगी आईसीआई। फिर ये किसको भेजा जाएगा? नाफरा को भेजा जाएगा। नाफरा किसको रेकमेंड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इसे एसए के तौर पे नोटिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। सेम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला प्रोसीजर है सेम एसए के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर एडिशनल ड्यूटीज, जिसमें कारो आ गया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब आपकी ड्यूटी को बढ़ा सकती है, और कारो 2020 इसका एग्जाम्पल है। हालांकि कारो 2020 आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ग्रुप 2 की ऑडिट में है, ठीक है, ग्रुप 2 की ऑडिट में, और लॉ में नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड, ठीक है। अब देखो, अगर ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव है, अगर ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव का मतलब एविडेंस होता है बेटा कि कोई फ्रॉड हुआ है, अंडरटेकन और इज बीइंग परफॉर्म्ड, अभी भी चल रहा है, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, 2 दिन से ज्यादा नहीं। जिस दिन आपके पास रीजन टू बिलीव आ गया, इमीडिएटली मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपको किसको बताना है? इसको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करना है टू ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में भी। ऑडिट कमेटी कब? अगर कंपनी सेक्शन 177 के दायरे में आती है तो। हर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 177 के दायरे में आती है, मतलब अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कभी भी ऑडिट कमेटी नहीं होती है बेटा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कुछ क्राइटेरिया है। अगर इन क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो कर जाते हो तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपकी जो बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स जो है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम 45 डेज देंगे, विद इन 45 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी क्या देंगे? ऑब्जर्वेशन देंगे। अगर ऑब्जर्वेशन दी है तो ओके, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस दिन ये 45 दिन एक्सपायर हो जाएंगे उसके नेक्स्ट 15 डेज में, नेक्स्ट 15 डेज में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ADT 4, ADT 4, इंटीमेशन ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीमेशन ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद ऑब्जर्वेशन। और अगर ऑब्जर्वेशन नहीं दी है तो ये मेंशन कर देना कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या ऑडिट कमेटी को रेफर कर दिया था, बट उनकी साइड से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई है। ये हमें किसको फाइल करना पड़ता है? ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन। इनकी जो हार्ड कॉपी एविडेंसेस की और इसका प्रिंट आउट निकाल के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी है उनको भी भेजा जाएगा बाय पोस्ट, और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बस आप एक मेल डाल देना MCA को, जो सेक्रेटरी है, कि हमने आपको हार्ड कॉपी में सारे एविडेंस भेज दिए हैं, ठीक है। ऐसा तभी करना है इफ अमाउंट
ऑफ फ्रॉड, अगर आपको लगता है फ्रॉड में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कम से कम 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो एडीटी 4 फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपने इन्फॉर्म कर दिया काफी रहेगा। ये जो सेक्शन है ये कंपनी ऑडिटर के लिए भी है, यानी कि सीए के लिए भी है, ये कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी है सीएमए के लिए, और ये सेक्रेटरियल ऑडिटर के लिए भी है अंडर सेक्शन 248। ठीक है, ये तीनों के ऊपर अप्लाई होगा मुतैंदिस 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 का मतलब विद नेसेसरी चेंजेस, जहां जहां कंपनी ऑडिटर लिखा हुआ है वहां वहां कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर कर देना, सेम प्रोविजन उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये अपना ड्यूटीज वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 144 अपना हो चुका, प्रोहिबिटेड सर्विसेज का मैं करवा चुका। सेक्शन 145 पर आ जाते हैं। सेक्शन 145 बताता है कि ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करे, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट साइन कौन करेगा? सीए ही करेगा, फर्म की स्टैंप लगाकर। ऑब्वियस सी बात है, यूडिन भी लगाना पड़ता है, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूडिन क्या होता है ये कंपनी लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये आपको ऑडिट में समझ में आ जाएगा। तो आपकी ड्यूटी बनती है साइन कर को और भेजो आगे। उसके बाद आता है सेक्शन 146, ड्यूटी टू अटेंड, ड्यूटी टू अटेंड द जनरल मीटिंग। आपको जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है नॉट एबल टू अटेंड दी जनरल मीटिंग, अगर आपको लगता है मैं जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बीमार हूं, अदर ऑक्यूपेंसी है, किसी और फर्म की भी एजीएम आ गई है सर, तो फिर आप क्या करो, आपके पास में दो रास्ते हैं। नंबर 1, अटेंड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो। ध्यान रखना रिप्रेजेंटेटिव सीए ही होना चाहिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ये वही बंदा होना चाहिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड टू बिकम ऑडिटर, यानी कि सीए होना चाहिए हैविंग सीओपी। ओके, मतलब नॉन सीए को मत भेजना, सीधी सी बात है। आर्टिकल्स को भी नहीं भेज सकते, ध्यान रखना, सीए को ही भेजना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, शो द अनअवेलेबिलिटी टू क्लाइंट। आप क्लाइंट को शो कर दीजिए कि इस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूं। उसके बाद अगर क्लाइंट को लगता है नहीं नहीं हमें तो ऑडिटर से कुछ क्वेश्चनिंग करनी थी, तो क्लाइंट जो है वो एजीएम की डेट को रीशेड्यूल कर लेगा, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है नहीं नहीं सर आपकी तो वैसे भी जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्लाइंट हमारी अब्सेंस को क्या कर देगा, माफ कर देगा कि कोई बात नहीं सर आप बताओ हम काम चला लेंगे, ठीक है। ओके, बट कोशिश यही करनी है कि आपको मीटिंग में आना है, और कोई भी ऐसा मैटर जिसमें आपको लगता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है तो वो भी आपको देनी चाहिए। सेक्शन 147 पेनल्टी का है बेटा, पेनल्टी मैं वैसे भी याद नहीं करवा रहा आपको। सेक्शन 148 लास्ट सेक्शन जो है वो कॉस्ट ऑडिट का है। कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन बेटा मैंने अपनी बुक में लंबा चौड़ा लिख रखा, बट स्टडी मैट में कॉस्ट ऑडिट का काफी कम कर दिया पोर्शन, तो मैं आपको उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। कॉस्ट ऑडिट, सबसे पहली बात तो कॉस्ट ऑडिट सबकी नहीं होती। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को दो टेबल में बांटा हुआ है, टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर और टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ये होते हैं। अगर आपकी कंपनी इन सेक्टर्स में फॉल करती है और आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है या इक्वल है 35 करोड़ के, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट नहीं, यहां पर लिखता हूं मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। ऐसी कंपनी को, इसमें फॉरेन कंपनी भी आएगी, इसमें फॉरेन कंपनी भी आ जाती है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी बट एक्सक्लूडिंग एमएसएमई, माइक्रो
मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट सबकी नहीं होती। अगर टेबल ए की कंपनी है तो टर्नओवर एग्रीगेट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, या वो प्रोडक्ट जिसके लिए कॉस्ट ऑडिट यानी कि जो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आता है वो 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है। टेबल बी वालों के लिए यही लिमिट 100 करोड़ और 35 करोड़ हो जाती है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपका फोकस यहां पर नहीं लेके जा रहा। ठीक बात है। सीधी सी बात अब ये उठती है कि कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी बेटा सेक्शन 141 की, बस ध्यान रखना सीए के बजाय वर्ड क्या आ जाएगा, सीएम में इन प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, एक सीएम में ही कर सकता है, सीए नहीं कर सकता, सी और सीएस नहीं कर सकता। इसकी पावर ड्यूटीज क्या रहेंगी, सेम रहेगी। पावर ड्यूटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, जो सेक्शन 143 में हमने पढ़ा है। ओके, इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो मैंने बुक जो डिटेल लेक्चर होता है उसमें लंबा चौड़ा करवा रखा है पूरा, क्योंकि पहले आपके स्टडी मैट में पूरा दे रखा था। अब स्टडी मैट को रिवाइज करके ये प्रोविजन सारे हटा दिए गए आपके सिलेबस से। मैं पहले भी बच्चों को कहता था कि कॉस्ट ऑडिट पे क्वेश्चन ज्यादा ऐसे ही पूछती नहीं है, अब हटा भी दिए तो कोई बात नहीं। अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट ऑडिटर जो है कॉस्ट ऑडिटर टू फॉलो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इश्यू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको इश्यू करनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हालांकि आपके अब सिलेबस में दे नहीं रखी लाइन, तो इसलिए मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं। हाँ, ये लिखा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जिस दिन रिपोर्ट रिसीव हो गई उसके 30 डेज के अंदर विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 भेजते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटिंग इसका फॉर्म होता है, CRA 4 भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो एक्सप्लेनेशन देते हैं अलोंग विद एक्सप्लेनेशन ऑन एडवर्स रिमार्क बाय कॉस्ट ऑडिटर। अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोई रिमार्क डाला है जो कि कंपनी के लिए अगेंस्ट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके ऊपर क्या देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिमांड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिमांड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इतना ही दे रखा है बेटा अब आपके सिलेबस में। पहले लंबा चौड़ा होता था, मैंने पूरा डिटेल लेक्चर में पूरा लंबा चौड़ा करके दिखाया भी है, उसको बना के भी दिखाया, बट अब इतना नहीं है तो मैं इतना ज्यादा करवा नहीं रहा बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है नाफरा का पॉइंट लास्ट। नाफरा का ऑडिटर से क्या लेना देना है, नाफरा एंड ऑडिटर वैसे तो चैप्टर नंबर 9 में आ जाता है ये नाफरा की फंक्शनैलिटी के अंदर, बट स्टिल थोड़ा सा बता देता हूं। नाफरा एंड ऑडिटर का क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले नाफरा जो है वो क्या कर सकती है, नाफरा में रिव्यू कर सकता है द डॉक्यूमेंटेशन। जो ऑडिट के दौरान आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं वो आपको रिव्यू करने के लिए बोल सकते हैं। चेक कर सकते, इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट करना मतलब चेक करना। सफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलोड बाय ऑडिटर, कि क्या आपने ऑडिट की सर्विस देते हो जो क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए एक ऑडिट फर्म पे, क्या आपकी फर्म में वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, फॉलोड बाय ऑडिटर या ऑडिटर्स फर्म। उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ ऑडिट। हम ऑडिट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या आपने सिस्टम को फॉलो किया था। उसके बाद नाफरा क्या कर सकती है, नाफरा में रिक्वायर वो डिमांड कर सकती है
ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस मैकेनिज्म या पॉलिसी या प्रैक्टिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। आपकी फर्म जो है वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करती है, उसको टेस्ट करने के लिए आपसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। एंड रिस्क रिडक्शन, ऑडिटर का रिस्क होता है बेटा कि अगर मैंने कल को ओपिनियन गलत दे दी तो भैया क्वालिटी से काम करो, तो आपका ये रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नाफरा ये जानना चाहती है कि आपने रिस्क रिडक्शन के लिए क्या स्टेप उठाए हो, क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए क्या स्टेप उठाए हुए हैं। ठीक है, नाफरा आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है और आपको समन भी कर सकती है, ताकि आप पर्सनली प्रेजेंट होकर नाफरा के सामने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दो। समन, ओके। उसके बाद नाफरा आपको रिपोर्ट करने के लिए कह सकती है, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी, कोई भी फैक्टर है, कोई भी रिपोर्ट है, नाफरा आपको ऑर्डर दे सकती है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाए इन कॉन्फिडेंशियल मैनर, इन कॉन्फिडेंशियल मैनर। नाफरा आपको सजेशन दे सकती है, सजेशन टू इंप्रूव द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अगर नाफरा को लगता है कि आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कुछ कमी है, तो नाफरा आपको गाइड कर सकती है कि आपको अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। मॉनिटर कर सकती है कि क्या आपने वो सजेशन इंप्लीमेंट की है, मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन। ठीक है, एटसेट्रा। अगर आपने सजेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एटसेट्रा से पहले लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर, द ऑडिट फर्म, एटसेट्रा। अब एटसेट्रा है, ध्यान रखना हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि कौन कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो नाफरा के दायरे में आती है, याद है ना। लिस्टेड कंपनी है, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसकी सारी सब्सिडरी भी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, याद है ना, ये सारी नाफरा के दायरे में आती है। कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर की है, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडेस वगैरह के दायरे में आती है, ये सब कंपनीज जो है ये नाफरा के दायरे में आती है। तो ये जो कंपनीज है जो नाफरा के दायरे में आती है, जिनके ऊपर नाफरा के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इनको 30 नवंबर तक हर साल, एवरी ईयर, इनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, इनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और ये रिपोर्ट किसको देनी पड़ती है, ये रिपोर्ट, इनको रिपोर्ट नहीं, रिटर्न, नाफरा को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है प्रिस्क्राइब मैनर में। ये रिटर्न बनाओ और ये नाफरा को भेजो आप। ये डेट याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना खत्म हुआ बेटा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ।